हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट टॉपिक्स पर आज हम लोग चैप्टर 4 के कुछ आगे के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के चैप्टर 1991 की नई आर्थिक नीति से संबंध रखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके 3 क्वेश्चंस पढ़े थे और आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन 4 है हमारा कि उदारीकरण के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधारों का वर्णन करो। यानी कि इसमें हमको ये बताना है कि उदारीकरण के अंतर्गत जो 5 प्रकार के सुधार हुए थे, उसमें जो वित्तीय क्षेत्र है इसमें कौन कौन से सुधार किए गए। तो स्टार्ट करते हैं। उदारीकरण के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र में निम्न प्रकार के सुधार किए गए। उदारीकरण के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र में पहला, बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। दूसरा, स्टॉक विनिमय बाजार तथा तीसरा, विदेशी विनिमय बाजार आदि क्षेत्रों में सुधार किए गए। यानी कि 3 प्रकार के सुधार किए गए। पहला, बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं में, दूसरा स्टॉक विनिमय बाजार में और तीसरा विदेशी विनिमय बाजार में। भारत में आरबीआई को नियमित तथा नियंत्रित संस्था माना जाता है। उदारीकरण के कारण अब नियामक के स्थान पर सहायक बन गई। यानी कि जो आरबीआई पहले नियमित और नियंत्रित संस्था मानी जाती थी, अब उदारीकरण के बाद इसको एक सहायक संस्था बना दिया गया तथा इसके बाद आरबीआई केवल बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रिया को सरल बनाता है। यानी कि जहां पर पहले आरबीआई का काम अन्य प्रकार की बैंकों पर नियंत्रण रखना और ब्याज दर का निर्धारण करना था, अब उसको चेंज करके उसके साथ साथ अब इसका जो मुख्य कार्य है वो बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रिया को सरल बनाना है। इसके बाद ही निजी बैंकों की उत्पत्ति हुई। यानी कि भारत के अंदर नए प्रकार की बैंकें जो हैं वो उदारीकरण के बाद ही स्टार्ट हुई, जब आरबीआई को एक नए प्रकार का काम भी सौंपा गया। वह विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश की अनुमति मिली है। यानी वे विदेशी निवेशक जो विदेशों में रहते हैं और भारत के शेयर बाजार में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको भी अनुमति 1991 की इस उदारीकरण के बाद ही मिली है। वह बैंकों में 74% तक की विदेशी निवेश की अनुमति मिली है। यानी कि अब बैंकों में 74% तक विदेशी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो ये सभी प्रकार के परिवर्तन किए गए। यानी कि बैंकों में आरबीआई को सहायता की भूमिका दी गई, स्टॉक विनिमय बाजार में विदेशी संस्थाओं का निवेश बढ़ाया गया और जो विदेशी विनिमय बाजार था यानी कि विदेशी निवेश की जो सीमा थी उसको बढ़ा दिया गया। तो ये सभी प्रकार के सुधार वित्तीय क्षेत्र में किए गए और इन परिवर्तनों के फलस्वरूप भारत के वित्तीय क्षेत्र में बहुआयामी विकास हुआ है और यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था की संवर्धित तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानी कि 1991 के बाद बैंकिंग सेक्टर और विदेशी विनिमय बाजार और स्टॉक बाजार, ये तीनों क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों से भारत में आज बहुआयामी विकास हुआ। यानी बहुत सारे क्षेत्रों में विकास हुआ है और इससे देश की समृद्धि और विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका मिल रही है। क्योंकि आरबीआई का क्षेत्र बढ़ गया, विदेशों से इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गया और विदेशी संस्थाएं भी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लगी। साथ ही साथ में भारत के भी क्षेत्र जहाँ पे पहले कम पैसा होने के कारण से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, अब वहां पे विदेशों से पैसा आने लगा और उसकी सीमा बढ़ा दी गई इन्वेस्टमेंट करने की, जिससे उन क्षेत्रों का विकास होने लगा है। तो ये इस क्वेश्चन में आपको बताने की कोशिश की गई है। तो उसका आंसर हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 5 की। क्वेश्चन 5 है हमारा, उदारीकरण के माध्यम से भारत की कर प्रणाली में क्या क्या परिवर्तन आए। इसका यह अर्थ हुआ कि उदारीकरण के माध्यम से जो भारत का पहले से कर सिस्टम चला रहा था, कर प्रणाली जो चली आ रही थी, उस कर प्रणाली में क्या क्या परिवर्तन किए गए। तो इसका आंसर जानते हैं। आंसर 5, कर सुधार। सरकार की राजकोषीय नीति अथवा
सरकार की आय तथा व्यय की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी कर में सुधार करना, ये जो पार्ट है ये सरकार की राजकोषीय नीति में आता है। राजकोषीय नीति का मतलब होता है सरकार की आय और व्यय से संबंधित नीति, जिसमें सरकार को किन किन क्षेत्रों से आय हो रही है और किन किन क्षेत्रों में सरकार व्यय कर रही है, इसका निर्धारण वह करती है, यानी कि इसको वो बनाती है। तो कर सुधार जो है वो सरकार की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। कर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है वे कर जिनका भार जिस व्यक्ति पर डाला जाए उसी से वसूला जाए, जैसे आयकर। यानी वे कर जो सरकार के द्वारा जिस व्यक्ति पर लगाए गए हैं वही व्यक्ति उसको देने के लिए बाध्य होता है, ऐसे कर को कहते हैं प्रत्यक्ष कर, जैसे कि आयकर। वहीं दूसरा है अप्रत्यक्ष कर, वे कर जिनका भार जिस व्यक्ति पर डाला जाए उनसे न वसूल कर दूसरों से वसूला जाए, जैसे सीमा शुल्क व मनोरंजन कर। इसका यह अर्थ हुआ वे कर जो सरकार के द्वारा लगाए तो किसी और व्यक्ति पर गए लेकिन वसूले किसी दूसरे व्यक्ति से गए। इस प्रकार के कर को अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में डालते हैं, जैसे सीमा शुल्क और मनोरंजन कर। मनोरंजन कर में क्या होता है कि जब हम थिएटर पर फिल्म देखने जाते हैं तो सरकार के द्वारा थिएटर के ऊपर टैक्स लगाया जाता है मनोरंजन कर के नाम से, लेकिन वह थिएटर वाला की वस्तु की जो टिकट होती है उसी टिकट में इस कर की राशि को जोड़ के हमसे वसूल लेता है। तो वह टैक्स वास्तव में देना था थिएटर वाले को, लेकिन दिया हमसे गया है। तो इस प्रकार के कर को कहा जाएगा अप्रत्यक्ष कर, वे कर जो लगाए किसी और पे गए लेकिन वसूले किसी और से गए। उदारीकरण से पहले देश की कर प्रणाली बहुत ही जटिल थी तथा कर की दरें बहुत ऊंची थी, जिससे कर चोरी व सरकार को कम राजस्व प्राप्त होता था। यानी उदारीकरण से पहले एक तो कर काफी कम चीजों पे लगते थे और कर की जो दर थी वो काफी अधिक थी, जिसके कारण से लोग कर चोरी किया करते थे, क्योंकि ज्यादा पैसा कोई भी देना पसंद नहीं करता, इसलिए वो लोग कर चोरी किया करते थे। परंतु उदारीकरण के पश्चात आयकर निगम कर को धीरे धीरे कम किया गया, यानी जो पहले कर लगते थे उनकी जो दरें थी उनको थोड़ा थोड़ा कम किया गया, और वस्तु एवं सेवा कर जिसे हम जीएसटी कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर के रूप में सामान्य राष्ट्रीय बाजार को स्थापित करने के लिए अप्रत्यक्ष कर ढांचा सुधारा गया है। यानी कि कर ढांचा जो है वो इस तरीके से सुधारा गया जिसमें अधिक प्रकार के कर जो है उसे एक ही कर में वसूल लिया जाए और कर की दर को कम से कम रखा जाए, ताकि सभी लोग उसमें आसानी से दे पाएं और शामिल हो जाएं और उन्हें चोरी करने की जरूरत ना पड़े। साथ ही साथ में जिसके कारण से वर्तमान समय में जो सरकार का कर राजस्व है वो बढ़ा है। यानी उदारीकरण से पहले एक तो कर जो थे वो काफी कम थे और करों की दर ऊंची थी, वही उदारीकरण के बाद करों में अलग अलग वृद्धि हुई है और करों की दर को कम किया गया, जिससे ज्यादा संख्या में लोग कर आसानी से दे पा रहे हैं और इससे सरकार की जो कर राजस्व आय है उसमें वृद्धि हुई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 5 जो कि आपसे पूछा गया था। तो आज हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए, क्वेश्चन 4 और 5, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप लोग लगातार इनको पढ़ते रहें और इनका लिख लिख करके अभ्यास करते रहें, ताकि आप लोग अच्छे से इसका आंसर राइटिंग लिख सकें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको स्टडी करें। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके उसका सवाल पूछें। थैंक यू गाइस।